हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। वहाँ हमने देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो लंग्स हैं उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, और लंग्स माउथ से लेकर नोज से लेकर हमारा पूरा लंग्स तक का पूरा क्या डायग्राम है। वहाँ तक हमने एनाटॉमिकल पढ़ ली थी। आज से हमें देखना है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसका प्रोसेस है क्या, वो किस तरह से हो रही है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है हेडिंग हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में लिखा हुआ है किस तरह से हो रही है ब्रीदिंग का। मैंने आपको मतलब बताया था कि ब्रीदिंग में हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को इंक्लूड कर रहे थे। पढ़ाया था आपको। इंस्पायरेशन का मतलब क्या था, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या था, एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 को बाहर निकाल देना। हमने यही तो पढ़ा था कल। ठीक है, अब ब्रीदिंग मैंने बताया था आपको कि जो ब्रीदिंग है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इंस्पायरेशन जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, ये इंस्पायरेशन हमारा पहला टॉपिक है। ये इंस्पायरेशन का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं इनहेलेशन। क्या नाम दिया, इनहेलेशन। ठीक, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, उसका नाम क्या दे देंगे, एक्सहेलेशन। ठीक है ना, क्या नाम देंगे इसका हम लोग, एक्सहेलेशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो हमारा इंस्पायरेशन है बेटा, ये इंस्पायरेशन जो है हमारा, ये हमारा होता है एक्टिव प्रोसेस। कैसा है हमारे पास, ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या बताया था, इंस्पायरेशन में हमारा ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूटिलाइज होगा। क्यों, वो क्या बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ATP है वो हमारा यूज़ होगा। ATP यूज़ होने की वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारे पास इंस्पिरेशन है ये हमारे पास कैसा है, एक्टिव है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, लेकिन एक्सपायरेशन जो है हमारा, ये हमारा पैसिव है। मतलब एक्सपायरेशन में हमारा कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या बताया, इंस्पायरेशन हमारा एक्टिव है, एक्सपायरेशन हमारा पैसिव है। लेकिन यदि हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, बात समझिए, यदि हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें तो वो प्रोसेस हमारा कैसा होगा, वो हमारा होगा एक्टिव। ध्यान दीजिए, यदि हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें तो वो प्रोसेस हमारा होगा एक्टिव, लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन हमारा कैसा होगा, पैसिव। ठीक, अब लेके चलते वन बाय वन। पहली बात करें इंस्पिरेशन पे हम लोग, क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। सांस लिया आपने, एयर कहाँ पर आई, सीधे हमारे पास अंदर लंग्स में आई। ध्यान दीजिए, जब एयर अंदर आ रही है तो क्यों आ रही है, आपने सांस लिया, इंस्पिरेशन किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे इंटरनल रेस्पिरेटरी ट्रैक के प्रेशर से ज़्यादा है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। बात समझिए, क्या बोला मैंने, आपने इंस्पायरेशन किया, अंदर जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा बाहर के प्रेशर से कम है। इसी वजह से आप सांस को अंदर खींच पाए, अंदर इंटेक कर पाए, किसे, ऑक्सीजन को। इसीलिए लिखा हुआ आपके NCERT में कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, सुनिए ध्यान से, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर शुड बी लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तभी आप इंस्पायरेशन कर पाओगे। ठीक, अब इसीलिए लिखा हुआ है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो हमारा है वो लेस है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो कैसे रही है, किसमें, इंस्पायरेशन में। ध्यान दीजिए, पहली चीज, ये डायग्राम आपके NCERT का दिया हुआ है, सेम डायग्राम है। ठीक है, इसी डायग्राम में बात करेंगे। जो हमारा इंस्पायरेशन है, उस इंस्पायरेशन में दो तरह के मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला मसल्स आता है हमारे पास जिसे हम नाम देते हैं फेनरिक मसल्स। फेनरिक मसल्स कहाँ पे मिलेगी, जो फेनरिक मसल्स हमारे पास बेटा होती है, ये फेनरिक मसल्स हमारी होती है डायफ्राम की। ध्यान दीजिए, जो फेनरिक मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती है हमारे पास डायफ्राम में। दूसरी मसल्स हमारे पास कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स प्रेजेंट होती है हमारे पास बिटवीन द रिब्स के बीच में। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपने सांस लेना चालू किया, इनटेक किया ऑक्सीजन को, यहाँ से गैस अब क्या है, लंग्स में आई। ठीक, नॉर्मली लंग्स का शेप नॉर्मल है, यदि हम इसके शेप को बढ़ा दें तो ज़्यादा हम ऑक्सीजन को अंदर ले पाएंगे, है कि नहीं। अब
जो डायाफ्राम होता है वो नॉर्मल कंडीशन में हमारा रिलैक्स स्टेज पर है। नॉर्मल कंडीशन में कैसा है? रिलैक्स स्टेज पर है। ध्यान दीजिए, अभी जो डायाफ्राम है नॉर्मल कंडीशन पर जब आप सांस नहीं ले रहे हो, ठीक, लेकिन जब आप सांस लोगे तो वही डायाफ्राम जो है वह हमारा वो हमारा फ्लैट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इंस्पायरेशन में क्या हुआ, जो डायाफ्राम है हमारा ये डायाफ्राम जो होता है कैसा हो जाता है? फ्लैट। कैसा हो गया? फ्लैट। जब ये फ्लैट हुआ, अब इस तरह से लगा हुआ है, हमने इसे खींचा, फ्लैट हुआ, तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा। यस और नो? यस, ठीक है। अब और ये वाला पार्ट हमारे किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ, इस तरफ, ठीक है। क्या बताया मैंने? जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो इंस्पायरेशन के टाइम पे जो डायाफ्राम है उसमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। अब डायाफ्राम में क्या है? मसल्स हैं, और जब मसल्स में बेटा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या वहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल हो जाना, इसी वजह से हम बोलते हैं इंस्पायरेशन क्या है हमारे पास? एक्टिव प्रोसेस, ठीक। अब जो हमारे पास ये डायाफ्राम है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये क्या करेगा? ये डायाफ्राम हमारा जो लंग्स है, ये वाला पार्ट, इस लंग्स का जो इंटरनल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को अप्रॉक्सीमेटली 70% बढ़ा देगा। बात समझे? क्या बताया? जो डायाफ्राम है हमारा वो डायाफ्राम इस अंदर की कैविटी के वॉल्यूम को अप्रॉक्सीमेटली 70% इंक्रीज कर देगा। जब इंक्रीज करेगा ये तो अंदर का स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ा तो बाहर से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक एयर को हम अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं। बात समझे? अब सुनिए, हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या होता है? डायाफ्राम है, ठीक है, कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। डायाफ्राम हमारा जब यहाँ पे फ्लैट हुआ तो फ्लैट होने के साथ में ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसा नो बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग खड़े हुए हैं, मैंने सांस लिया तो सामने कौन सी बोन है? इधर मिडिल में, यहाँ पे बोन हमारी होती है स्टर्नम। कौन सी बोन होती है? स्टर्नम। स्टर्नम जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगी और आगे की तरफ बढ़ेगी, मतलब इस तरह से स्टर्नम है। सांस लिया तो स्टर्नम जो है वो हमारी ऊपर होगी और इस तरह से ऊपर बढ़ेगी, मतलब नीचे वाला पॉइंट आगे की तरफ बढ़ेगा। ध्यान दो, पीछे से आगे बढ़ रहा है तो पीछे वाला पोजीशन कौन सी है? डॉर्सल। आगे वाली पोजीशन कौन सी है? वेंट्रल। इसलिए बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्या बताया? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। इस तरह से लगा हुआ है। आपने सांस लिया, स्टर्नम बोन है, सांस लोगे तो स्टर्नम इस तरह से मूव करेगी, मतलब पीछे से आगे मूव कर रही है, ठीक है ना। पीछे कौन सी पोजीशन है? डॉर्सल। आगे कौन सी पोजीशन है? वेंट्रल। इसीलिए लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, ठीक। अब जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन डायाफ्राम बिकम फ्लैट एंड वेंट्रल पोजीशन किस तरफ जा रही है? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ भी जा रही है और आगे की तरफ भी मूव करेगा, ठीक। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज करेगा। जब ये बढ़ेगा तो अंदर हम एटमॉस्फेरिक एयर के अमाउंट की ज़्यादा इंटेक कर पाएंगे। यस और नो? यस, ठीक है। अब ये जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस है, इस इंस्पायरेशन की प्रोसेस में दो मसल्स पार्टिसिपेट कर रही थी। कौन सी? फेनरिक मसल्स जो डायाफ्राम की थी, दूसरी कौन सी थी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक। अब यहाँ पे जब इसका वॉल्यूम बढ़ा तो उस टाइम पे हमारे पास, ध्यान दो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया तो आसानी से बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसे लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस। ध्यान दो, यदि हम यहाँ पे लिख दें डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, एक ही बात है कि नहीं? ठीक है ना, वो भी लिख सकते हैं, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब इंक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस आ गया ना, वही वाला पॉइंट, क्लियर? वही पॉइंट आ गया, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। अब बच्चों देखो, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है हमारा, वो वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। आई बात समझ में? पल्मोनरी वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमारा घट रहा है, ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा घटेगा, जिसकी वजह से फोर्स एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज द इंस्पायरेशन। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, क्या बताया मैंने स्टार्टिंग से? बताया मैंने कि इंस्पायरेशन क्या एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे एटीपी पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्टिव क्यों बोला? क्योंकि डायाफ्राम की जो मसल्स है, फेनरिक मसल्स, उसमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इंस्पायरेशन में दो तरह के मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो फर्स्ट मसल आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है फेनरिक मसल्स, और दूसरा मसल्स आ रहा है हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग
इंटेक करेंगी गैसेस को, इंस्पायरेशन करने स्टार्ट किया हमने, उस समय डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट हुआ। फ्लैट होने की वजह से मसल्स में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसने एटीपी को इस्तेमाल किया, इसीलिए हमने बोला इंस्पायरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस। ठीक, जब ये फ्लैट हुआ तो फ्लैट होने की वजह से इसने थोरेसिक कैविटी में 70% चेंजमेंट कर दिया। कितना किया, 70% चेंजमेंट। अब आगे देखते हैं, जब इसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो ये वाला जो पार्ट है इसका, जहाँ पे हमारी स्टर्नम बोन लगी होती है, स्टर्नम बोन आगे की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगी। बात समझे, आगे और थोड़ा सा ऊपर, इसीलिए बोलते हैं कि वेंट्रल साइड और थोरेसिक कैविटी मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक, अब जैसे ही फ्लैट हुआ, अंदर का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर आसानी से ईजिली हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो चुकी है, हो गई। अब फिर हमने बात करी थी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है ना, डॉर्सल पीछे, वेंट्रल आगे, इस तरह से लगा हुआ है, सांस लोगे तो यहाँ पे हमारा जो स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ मूव करेगा, इसलिए क्या लिख दिया हमने, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। बात समझे, आइए। फिर इन्हें कहा कि यहाँ पे इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, वही चीज़ होगी हमारे पास। एंटीरियर कौन सा पार्ट है, सामने वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला। लेकिन ये कह रहे हैं कि इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, आप सांस जब ले रहे हो तो आगे हमारा जो थोरेसिक कैविटी उसका भी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। फिर जब इसने डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अंदर का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। ध्यान दीजिए, पल्मोनरी वॉल्यूम हमारा बढ़ा, लेकिन जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो हमारा, भाई एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर अपने आप कम हो गया। क्लियर, जब अंदर का प्रेशर कम हुआ तो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर आसानी से हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंस्पिरेशन है कौन कौन से मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो मसल्स मेनली, पहली आ रही है फेनिक मसल, दूसरी आ रही है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना। फेनिक मसल्स कहाँ पर है, हमारे डायफ्राम में। अब इसमें से क्वेश्चन मेन आते कहाँ से, ध्यान दीजिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन इस पर, ठीक है ना। डायफ्राम पे कौन से मसल्स होते हैं, फेनिक मसल्स, और इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फेनिक और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस में कौन कौन से मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पे आपको फेनिक मसल्स को ऑप्शन ना दिया जाए, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए क्वेश्चन आया लेकिन वहाँ पे फेनिक मसल्स को ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन दिया डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो आप डायाफ्राम यहाँ पे डायाफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पर टिक करके आएंगे, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हुआ, इंस्पायरेशन के प्रोसेस। अब जो इंस्पायरेशन है, ध्यान दीजिए, इंस्पायरेशन के प्रोसेस आप कभी किसी को देखो, जब इंसान सांस लेता है तो थॉरेक्स से ज़्यादा उसका जो एब्डोमेन है वो फूलता है। ध्यान दो, थॉरेक्स से ज़्यादा उसका जो एब्डोमेन है वो फूलता है। कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से, हमने इंस्पायरेशन किया, सांस लिया, सांस लेने की वजह से ये जो हमारा डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम, इस डायाफ्राम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये फ्लैट हुआ। फ्लैट होने की वजह से ये डायाफ्राम नीचे की तरफ हमारा जो एब्डोमेन है, ये जो एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन पे जो है वो प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक। जब ये प्रेशर बढ़ाता है जिसकी वजह से जो हमारा एब्डोमेन है वो बहुत तेजी से फूलता है, पंप होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इंस्पायरेशन इज द एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। इसे हम एब्डोमिनल रेस्पिरेशन की कैटेगरी में भी काउंट कर लेते हैं। अब जो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन की मैंने बात करी, इसका एग्जाम्पल आप कहाँ दे सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, छोटे बच्चे जो होते हैं। ध्यान दीजिए, आप देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब सांस लेटे हुए हैं वो सांस ले रहे हैं, बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हैं, तो उनका जो पेट है वो बहुत तेज़ी से फूलता और पिचकता है। क्या ध्यान दीजिए आप लोग, जो छोटे बच्चे हैं उनका जो पेट है वो बहुत तेज़ी से फूलता है और पिचकता है। क्यों, क्योंकि वो सांस तो ले रहे हैं, सांस वो ले रहे हैं अपने लंग्स की मदद से, डायाफ्राम की मदद से, लेकिन उसमें पेट का क्या रोल है, उसमें एब्डोमेन का क्या रोल है, एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ने की वजह से उसका साइज वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से, इसीलिए वहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ। अब आते हैं हम लोग किस पे, एक्सपायरेशन पे, ठीक है। एक्सपायरेशन को हमने क्या नाम दिया था, एक्सेलेशन। मैंने पहले आपको बोला कि यहाँ पे हमारे पास कैसा है, पैसिव है। अब दोनों को कंपैरिजन करिए, देखिए इंस्पायरेशन एक्टिव क्यों, एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डायाफ्राम था, उस डायाफ्राम के जो मसल्स था, फेनिक मसल्स, उस फेनिक मसल्स में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसी वजह से एटीपी इस्तेमाल हुआ, क्या नाम दिया, एक्टिव। लेकिन जो एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन में जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम हमारा कैसा हो गया, ये रिलैक्स हुआ, कैसा हुआ, रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने की वजह से यहाँ पे एटीपी का कंजप्शन नहीं हो रहा है,
जब एटीपी का कंजप्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक्टिव प्रोसेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास अपोजिट है, वो डायग्राम हमारा इसका अपोजिट है, ध्यान दीजिए। जब आपने एक्सपायरेशन किया, पहले सांस लिया, इंस्पायरेशन, सांस छोड़ी, क्या होगी, एक्सपायरेशन हुआ। एक्सपायरेशन के टाइम पे हमारे पास डायाफ्राम कैसा हो गया, वापस से आपने पहले के शेप में आ गया, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल शेप में, डोम शेप में। आई बात समझ में, ठीक है। अब किस तरफ मूव कर गया, ऊपर, यहाँ पर डायफ्राम किस तरफ गया, हमारा ऊपर की तरफ, और यहाँ किस तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ, ठीक है ना। मतलब इंस्पायरेशन में कैसा हुआ, फ्लैट, और एक्सपायरेशन में कैसा हो गया, वापस से डोम शेप। अब एक्सपायरेशन में भी हमारे दो मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन में पहला आ रहा है डायाफ्राम, दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इनमें क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे एटीपी का कंजप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से डायाफ्राम ने ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया, डायाफ्राम ने ऊपर की तरफ जब प्रेशर लगाया तो ये जो हमारे पास ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का एरिया कम हुआ। जब वॉल्यूम का एरिया कम हुआ तो यहाँ से हमारे पास जो एयर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो हमारे पास, वो हमारा यहाँ से हमारा बाहर चला गया, ठीक। इसीलिए लिखा हुआ है रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा या कम, बोलिए, ज़्यादा, ठीक है ना। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा। यहाँ में क्या हो रहा था, कम हुआ, इसीलिए वजह से एयर अंदर आई। यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा हुआ, ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से एयर अंदर से बाहर की तरफ चली गई। अब इतनी बात हमने याद कर ली। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास रिलैक्सेशन हो रहा है तो एटीपी यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक। इसीलिए कैसा है, पैसिव प्रोसेस है। अब इन्होंने कहा रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल। स्टर्नम क्या है, स्टर्नम हमारे पास सामने की बोन होती है, ठीक है। वापिस इन्हें प्रीवियस पोजीशन पर लौटी। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, स्टर्नम जो थी वो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमारे स्टर्नम जो था वो हमारे पहले की प्रीवियस पोजीशन में वापस लौट के आ चुका है, इस तरह। वहाँ देखिए, वहाँ पे एरो किस तरफ है, बाहर की तरफ लगाया था, यहाँ पे जो एरो वो किस तरफ लगा हुआ है, हमारे पास अंदर की तरफ, इनसाइड पे लगा हुआ है, ठीक। अब जैसे ही अंदर की तरफ हमारे पास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ से हमारा जो CO2 है या जो गैसेज है वो यहाँ से बाहर की तरफ हमारा मूव कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, डिक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस, वहाँ क्या था, इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस। वहाँ पे क्या था, इंक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, मतलब दिस डायग्राम इज अपोजिट टू दैट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पे हमारे पास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास बढ़ेगा, वहाँ क्या हो रहा था, कम हो रहा है। जब यहाँ पे हमारा प्रेशर बढ़ा तो कॉजिंग एक्सपल्शन ऑफ एयर, मतलब एयर को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चालू हो जाएगी हमारे पास। क्यों, अंदर प्रेशर बढ़ा, इसकी वजह से एयर हमारी यहाँ से बाहर निकल गई। वहाँ पे क्या हो रहा था, अंदर जो प्रेशर था वो हमारा कम हुआ, जिसकी वजह से बाहर से एयर हमारी अंदर की तरफ एंटर हो रही थी। ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए, मैंने ऐसे बोला एक्सपायरेशन क्या है, एक हमारा पैसिव प्रोसेस है, लेकिन यदि हम बात करें फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, आपने सांस ली, ध्यान दीजिए, सांस लिया, छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं आपने पूरी गैस को बाहर निकाल दिया, नहीं। कुछ एयर ऐसी होती है जो आपके एल्वियोलाई में रहती है, कुछ एयर आपकी एल्वियोलाई में रहती है। वो कौन सा है, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पे, ठीक है ना। कुछ एयर आपके लंग्स में, एयर्स में, एल्वियोलाई में रहती है, ताकि जो आपके एल्वियोलाई वो आपकी कोलैप्स ना करे, जो एल्वियोलाई वो आपकी कोलैप्स ना करें। इसी वजह से सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन ऑलवेज इन द एल्वियोलाई, हमेशा आपकी एल्वियोलाई में रहेगी। अब ये तो बात करिए हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन की। अब बात करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन पे। फोर्सफुल एक्सपायरेशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन पे यदि हम बात करें, क्या लिख दे रहा हूं, यदि हम फोर्स लगाकर एक्सपायरेशन करें, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास एक और मसल्स आती है जिसे हम नाम क्या देते हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या नाम दिया हमने उसे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में तीन चीज़ें आ गई, कौन सी, डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये किस में आ रहे हैं, ये तीनों आ रहे हैं हमारे पास फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। लिख दे रहा हूँ, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स प्लस डायाफ्राम, ठीक है।
लेकिन नॉर्मल में अगर हम बात करेंगे तो दो चीज़ें आएंगी, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात करी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अब वो सुनिए। इंस्पायरेशन में पूछ लेंगे आपसे कि इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल्स आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे बताया, डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है ना। इंस्पायरेशन में डायाफ्राम का शेप कैसा होगा? फ्लैट या डोम शेप? फ्लैट शेप होगा, ठीक। इंस्पायरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ वहाँ पर भी आएगी हमारे पास, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो बेटा ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो दोनों प्रोसेस हैं, इसे बहुत डिटेल में पढ़िएगा आपके एनसीईआरटी से, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब नॉर्मली कोई इंसान जो रेस्पिरेशन करता है 1 मिनट में 12 से 16 बार वो ब्रीदिंग कर लेता है। बात समझे? 12 से 16 बार वो ब्रीदिंग कर लेता है, मतलब सांस को लेना और सांस को छोड़ना। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मली बात कर रहा हूँ 12 से लेकर 16 बार, ठीक है। अब हम रनिंग करने के बाद की बात नहीं है। मान लीजिए आप रनिंग किया, दौड़ के आ रहे हो, तो आपकी सांस फूलती है। उस समय क्या हो रहा है? आपके ब्लड में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल पर्सन होता है वो 1 मिनट में लगभग 12 से लेकर 16 बार हमारा ब्रीदिंग करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल पर्सन के लिए है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पे, कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है और वो कितना है, ठीक है। अब ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आप इस तरह के लेक्चर और भी चाहते हो, तो हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।